भविष्य में वापसी। क्या सचमुच किसी टाइम मशीन से ऐसा हो सकता है? 2022 में 29 साल से लापता एक व्यक्ति ग्रामीण ओहियो में एक अजनबी के दरवाजे पर पहुंचा। उसके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें डायरी, चित्र और ऐसे सबूत भरे थे जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। उसका नाम माइक मार्खम था। उसे आखिरी बार 1997 में देखा गया था, जिस रात वह अपने गैरेज में बनाई गई एक मशीन में बैठा और गायब हो गया। जब जांचकर्ता उस जगह पहुंचे तो उन्होंने गैरेज को पूरी तरह जला हुआ पाया। तांबा पिघला हुआ था, ट्रांसफार्मर नष्ट हो चुके थे और कंक्रीट पर 6 फुट का गोलाकार जलने का निशान बना हुआ था। मैं पूरी तरह टूट गया था। मैंने सोचा कि अगर मैं एक टाइम मशीन बना पाता तो मैं वापस जाकर उससे दोबारा मिल पाता और उसे बता पाता कि क्या होने वाला है। शायद उसकी जान बचा पाता। और 1990 के दशक की शुरुआत में इसी जुनून ने उन्हें एक ऐसी चीज तक पहुंचा दिया जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक जैकब की सीढ़ी बना ली थी। 2 धातु की छड़ें वी आकार में, उच्च वोल्टेज और उनके बीच बिजली का एक चाप ऊपर की ओर चढ़ रहा था। भौतिकी के सामान्य उपकरण, कुछ भी असामान्य नहीं। लेकिन एक रात उस गैराज में अकेले काम करते हुए माइक ने एक सस्ते लेजर पॉइंटर को ऊपर चढ़ते हुए चाप पर चमकाने के लिए रखा। ट्रांसफार्मर की गूंज की पिच बदल गई। चाप, जो अव्यवस्थित और अस्थिर होना चाहिए था, अचानक कस गया, स्थिर हो गया, मानो सधी हुई सी हो गई हो। और फिर माइक ने कुछ ऐसा देखा जिसका वर्णन किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं था। आर्क के पास वर्कबेंच पर रखा एक स्टील वॉशर झिलमिला उठा। कंपन से नहीं हिला, न ही हवा के झोंके से। वह वहां था और फिर एक पल के लिए गायब हो गया, फिर वापस आ गया। वह जम गया। उसने फिर कोशिश की। छड़ों के बीच पेंच, सिक्के, छोटी धातु की वस्तुएं रखीं और कभी-कभी बस एक पल के लिए वे गायब हो जाती थीं। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक संक्षिप्त, असंभव अनुपस्थिति। वास्तविकता में एक खालीपन जहां कभी कोई ठोस वस्तु थी। और फिर वो चीज ठीक उसी जगह वापस आ गई जहां वो पहले थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बस गैराज की हवा में तेज गंध आने लगी, ओजोन की गंध। और कुछ ऐसा जिसे माइक नाम नहीं दे सका, कुछ ऐसा जिससे उसके हाथ के बाल खड़े हो गए। यही वो पल था जब माइक मार्खम की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई, सब कुछ पहले और सब कुछ बाद में। लेकिन असली बात यह है, उसे पता नहीं था कि उसे क्या मिला है। उसे बस इतना पता था कि यह असली है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे बताए कि वो पागल नहीं हो रहा है। जनवरी 1995 में माइक ने फोन उठाया और आर्ट बेल द्वारा होस्ट किए जाने वाले मशहूर लेट नाइट रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM पर कॉल किया। आर्ट बेल सालों से हर तरह के कॉल करने वालों से हर तरह के असंभव दावे सुन चुके थे। माइक घबराया हुआ था और शब्द अटक रहे थे। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसने अपने गैराज में एक ऐसा उपकरण बनाया है जो वस्तुओं को पल भर के लिए गायब कर सकता है और फिर उन्हें बिना किसी बदलाव के दोबारा प्रकट कर सकता है। आर्ट ने झुककर पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि वस्तु गायब हो जाती है? क्या यह किसी जादुई नाव का भ्रम हो सकता है? माइक के जवाब ने आर्ट बेल को चुप करा दिया। मुझे पता है कि यह गायब हो जाता है क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकता हूं, माइक ने कहा। जब मैदान सही जगह पर लगता है तो गैराज में सब कुछ अजीब सा लगता है। हवा मानो अपनी सांस रोक रही हो। और मैं अकेला नहीं हूं जो इसे महसूस करता है। मेरा कुत्ता अब गैराज के पास नहीं आता, पक्षी छत पर नहीं बैठते, उस मैदान में कनकप्पा साथ से
कुछ ऐसा है जो जीवित प्राणियों को कहीं और जाने के लिए मजबूर कर देता है। सन्नाटा छा जाता है, एक तरह का ठहराव। फिर आर्ट ने ध्यान से कहा, माइक, मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ रिकॉर्ड करो। गवाहों को लाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो और मुझे वापस कॉल करो। अब अगर आप इस तरह की कहानियां देखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि माइक ने आगे जो किया उसने सब कुछ बदल दिया और यह कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अगले 1 साल में माइक के प्रयोग खतरनाक रूप से बढ़ गए। वह वस्तुओं को झिलमिलाने से संतुष्ट नहीं था। वह इसे समझना चाहता था, इसे नियंत्रित करना चाहता था, इसे बढ़ाना चाहता था, और इसके लिए उसे अधिक शक्ति की आवश्यकता थी जो उसके जुगाड़ से मिले उपकरणों से कहीं अधिक थी। 1995 की गर्मियों में उसने एक ग्रामीण विद्युत सबस्टेशन से 6 औद्योगिक ट्रांसफार्मर चुरा लिए और उन्हें अपने गैरेज में लगा दिया। जब उसने सिस्टम चालू किया तो उसने इतनी अधिक बिजली खींची कि आसपास के कई घरों में बिजली गुल हो गई। 1/4 मील तक बत्तियां टिमटिमाती रहीं। बिजली विभाग के जांचकर्ताओं ने बिजली के अचानक बढ़ने का पता सीधे माइक के गैरेज से लगाया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 60 दिनों के लिए काउंटी जेल भेज दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि उन 60 दिनों ने उसे और भी बिगड़ा दिया। उसने जेल में जागते हुए हर पल आरेख बनाने, गणनाओं को परिष्कृत करने और एक बड़ी परियोजना की योजना बनाने में बिताया। जब वह अंदर आया था, उससे कहीं ज्यादा जुनून के साथ वह बाहर निकला। 1995 के अंत तक माइक ने कानूनी तौर पर अपना सिस्टम फिर से बना लिया था। पुर्जे खरीद लिए थे, बेहतर नियंत्रण तंत्र लगा दिए थे और लेजर को ज्यादा सटीक रूप से स्थिर कर दिया था। और जब उसने दोबारा आर्ट बेल को फोन किया तो आर्ट ने तुरंत कुछ नोटिस किया। माइक की आवाज बदल गई थी, गहरी, तेज, लगभग हताश। अब चीजें सिर्फ झिलमिला नहीं रही हैं आर्ट, माइक ने कहा। वे कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाती हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा समय के लिए। और जब वे वापस आती हैं तो कभी कभी गलत तरीके से आती हैं। उसने बताया कि उसने आर्क के बीच एक लकड़ी का ब्लॉक रखा था। वह गायब हो गया। पूरे 3 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। बस ट्रांसफार्मर की गूंज और आर्क की तीखी चटकने की आवाज उस जगह गूंज रही थी जहां कोई ठोस वस्तु होनी चाहिए थी। जब वह ब्लॉक दोबारा दिखाई दिया तो माइक ने उसे उठा लिया। बर्फ जैसा ठंडा, आसपास की हवा से कहीं ज्यादा ठंडा, मानो वह कहीं और रहा हो, किसी जमने वाली जगह पर। उसने एक फूल से परीक्षण किया। वह गायब हो गया और मुरझाया हुआ और सूखा हुआ वापस आया, मानो सेकंड के बजाय दिन बीत गए हों। और फिर माइक ने कुछ ऐसा कहा जिससे आर्ट बेल एकदम स्तब्ध रह गया। उसने एक चूहे से परीक्षण किया था। उसे आर्क के बीच में रखा था। चूहा 5 सेकंड के लिए गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह जीवित तो था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वह गोल गोल घूम रहा था, पिंजरे की दीवारों से टकरा रहा था, खाना पानी नहीं पी रहा था। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। बात यह है, वो सही था, वो मंजिल के करीब था, लेकिन वो जिस चीज के करीब था वो नहीं थी जो उसने सोची थी। आखिरी कॉल और गायब हो जाना। फरवरी 1996 के आखिर में माइक ने कोस्ट टू कोस्ट AM को अपनी आखिरी कॉल की, और उस रात उसने जो कहा उससे आर्ट बेल के श्रोता भी चौंक गए, वो भीड़ जिसने सब कुछ सुना था। माइक ने कहा कि उसने दायरे को बढ़ा दिया है। अब यह सिर्फ छोटी चीजों को ही प्रभावित नहीं कर रहा था, वो खुद भी आंशिक रूप से उसमें प्रवेश कर सकता था। और जब उसने ऐसा किया तो समय अलग सा लगने लगा।
ऐसा लगा जैसे आपके अलावा सब कुछ धीमा हो गया हो। माइक ने कहा, आप धीमी गति से घटित होती घटनाओं को देख सकते हैं, आप पल पल का अनुभव कर सकते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि जितना समय आपने अनुभव किया था उससे कहीं अधिक समय बीत चुका है। जैसे आप जितना सोचा था उससे कहीं अधिक समय तक अनुपस्थित रहे हों। फोन पर सन्नाटा छा गया। तभी आर्ट ने वह सवाल पूछा जो सुनने वाले सभी लोग सोच रहे थे। माइक, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आपने एक टाइम मशीन बनाई है? एक लंबा विराम, फिर सावधानी से, मुझे नहीं पता कि यह टाइम ट्रैवल है या नहीं, लेकिन यह कुछ तो है। यह क्षेत्र सामान्य धारणा या सामान्य वास्तविकता को बाधित करता है। मैं बता नहीं सकता कि कौन सा, लेकिन मैं आर्ट के करीब हूं। मुझे बस और ज्यादा पावर और एक बेहतर स्टेबलाइजर चाहिए। आर्ट ने उसे वापस लाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों को शामिल करो, सिस्टम के भीतर काम करो, लेकिन माइक का शक जड़ पकड़ चुका था। सरकारी निगरानी, उसकी सड़क पर ऐसी गाड़ियां जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं। लोग उसके घर पर नजर रख रहे थे। कॉल एक वादे के साथ खत्म हुई। मैं मार्च में वापस कॉल करूंगा, मेरे पास सबूत होंगे, वीडियो, माप, जो कुछ भी तुमने मांगा है। वह कॉल कभी नहीं आई। मार्च 1997। माइक एकदम चुप हो गया। फोन कट गया। चिट्ठियां वापस आ गईं। फार्म हाउस वीरान लग रहा था। फिर गैराज जल गया। जांचकर्ताओं को पिघला हुआ तांबा, टूटे हुए ट्रांसफार्मर और कंक्रीट पर बना 6 फुट लंबा गोलाकार जलने का निशान मिला। न कोई शव मिला, न कोई माइक। बस एक धातु के टूल बॉक्स में एक हाथ से लिखा हुआ नोट मिला। मामला बंद कर दिया गया। गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर ऑनलाइन यह कहानी रातों रात फैल गई। 1997 की गर्मियों तक माइक मार्कम इंटरनेट पर एक किंवदंती बन चुका था। समय यात्रा, सरकारी साजिश, आयामी पोर्टल। हर किसी के पास एक सिद्धांत था, किसी के पास कोई सबूत नहीं था। और फिर कहानी और भी अजीब हो गई। 1998 में एक इंटरनेट शोधकर्ता ने 1930 की एक समाचार क्लिपिंग खोजी। कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर एक शव मिला। पुरुष, लगभग 30 वर्ष की आयु का, अजीब तरह से आधुनिक कपड़े पहने हुए। उसकी जेब में बटनों और अज्ञात चिन्हों से ढका एक छोटा आयताकार धातु का उपकरण था। जब तस्वीर को संवर्धित करके ऑनलाइन पोस्ट किया गया तो लोगों ने कुछ भयावह देखा। यह कुछ ऐसा लग रहा था जैसे 1990 के दशक के किसी शौकिया कारीगर ने बनाया हो। क्या माइक 1930 में चला गया था और अपने जन्म से दशकों पहले ही वहां मर गया था? अब इस हिस्से पर ध्यान दें, क्योंकि सितंबर 2006 में चुप्पी टूट गई। सिग्नल डॉक्टर हेरोल्ड वॉस, जो ओरेगन के एक छोटे से विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर थे और सीमांत विज्ञान पर एक ब्लॉग चलाते थे, मंगलवार की सुबह अपनी डेस्क पर बैठे अपना ईमेल खोला और उनका चेहरा पीला पड़ गया। प्रेषक का नाम था माइक मार्कम। संदेश में लिखा था, मुझे पता है लोग सोचते हैं कि मैं मर गया हूं। मैं मरा नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से यहां भी नहीं हूं। मशीन ने काम किया, लेकिन वैसे नहीं जैसा मैंने सोचा था। मैं आपको आरेख भेज रहा हूं। तीसरी पीढ़ी का भंवर स्थिरीकरण ढांचा। इसे बनाइए मत, बस इसका अध्ययन कीजिए। वह समझिए जो मैं नहीं समझ पाया। साथ में तकनीकी आरेख संलग्न थे जो माइक द्वारा अब तक प्रसारित किसी भी चीज से कहीं अधिक परिष्कृत थे।
सर्किट डिजाइन, क्षेत्र समीकरण, जीवित ऊतकों पर जैविक प्रभावों के बारे में चेतावनियां। डॉक्टर वॉस ने ईमेल 3 बार पढ़ा। दूसरी बार पढ़ते पढ़ते उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन संदेश वापस आ गया। उन्होंने आईपी पते का पता लगाया, जो हवाई के कौआई में एक सार्वजनिक पुस्तकालय का था। अधिकारियों ने जांच की। किसी को भी माइक के होलिये से मिलता जुलता कोई व्यक्ति याद नहीं आया। एक और गतिरोध, एक और अनसुलझी समस्या, और तभी सब कुछ बदल गया। वापसी। अक्टूबर 2022, माइक मार्खम के गायब होने के 29 साल बाद। एंड्रयू और मेलानी कार्टर, 30 साल की उम्र के आसपास का एक युवा जोड़ा, ने हाल ही में ग्रामीण ओहियो में एक पुराना फार्म हाउस खरीदा था। अटारी की मरम्मत के दौरान इंसुलेशन हटाते समय मेलानी का हाथ दीवार के पीछे किसी ठोस चीज से टकराया। दशकों की धूल से ढका एक भारी लकड़ी का बक्सा। उस पर धुंधली स्याही से हाथ से लिखा हुआ लेबल था, एम मार्खम। सही समय आने तक न खोलें। उन्होंने अटारी के फर्श पर मिलकर उसे खोला। अंदर हस्तलिखित नोट्स, सर्किट डायग्राम और 1995 से 2021 तक की तारीखों से भरी डायरियां थीं। सर्किट बोर्ड, कुछ जले हुए, कुछ एकदम नए, एंटी स्टैटिक बैग में लिपटे हुए, और एक पोलरॉइड तस्वीर जिसमें एक आदमी एक बड़े गोल धातु के फ्रेम के बगल में खड़ा था। तारीख 21 जून 2021 थी। पीछे उसी लिखावट में यह काम तो कर रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा मैंने सोचा था। लेकिन असली बात तो यह है, एक डायरी में उस फार्म हाउस का सटीक पता था जहां कार्टर परिवार अब रहता था। इसके बगल में एक नोट था, चुंबकीय क्षेत्र की स्थिरता सर्वोत्तम है, सुरक्षित भंडारण स्थान, सही समय आने पर वे इसे ढूंढ लेंगे। माइक को यह पता कैसे पता चला? उसे कैसे पता चला कि कार्टर परिवार यही घर खरीदेगा? सालों पहले छिपाए गए एक बक्से में 2021 की तारीख वाले दस्तावेज कैसे मिले? एंड्रयू और मेलानी ने इसके बारे में रेडिट पर पोस्ट किया। पोस्ट वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में दशकों से माइक मार्खम की कहानी को जानने वाले लोग उनसे संपर्क करने लगे। और फिर 3 हफ्ते बाद एंड्रयू का फोन बजा। कॉलर आईडी नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ से आवाज थकी हुई और मुरझाई हुई थी, लेकिन जिसने भी कभी कोस्ट टू कोस्ट की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी हो, उसके लिए यह पहचानना आसान था। मैं माइक मार्खम बोल रहा हूं। मैंने सुना है कि आपको मेरा बक्सा मिल गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ था। क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? वह अक्टूबर 2022 की एक ठंडी शाम को कार्टर के फार्म हाउस पर पहुंचा। 59 साल का, अगर 1997 के बाद से उसकी उम्र सामान्य रूप से बढ़ी होती तो यह सही उम्र होती, लेकिन वह कहीं ज्यादा बूढ़ा दिख रहा था। थका हुआ, खोखला, मानो किसी ऐसी चीज से टूट गया हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। अगले कुछ घंटों में उसने एंड्रयू और मेलानी को जो बताया, उससे सब कुछ बदल गया। माइक के अनुसार उसने समय यात्रा नहीं की, उस तरह से नहीं जैसा किसी ने सोचा था। मशीन ने मुझे समय में नहीं ले जाया। माइक ने कहा कि इसने मुझे बाकी सब लोगों से अलग कर दिया। मैं अभी भी यहीं था, वही जगहें, वही पल, लेकिन मैं एक रेडियो की तरह बेमेल था, जिसकी आवृत्ति थोड़ी सी बिगड़ी हुई हो। आप अभी भी संगीत सुन सकते हैं, लेकिन वह धुंधला और दूर का लगता है। आप मौजूद तो हैं, लेकिन पूरी तरह से वहां नहीं हैं।
उसने आग लगने वाली रात का वर्णन किया। मार्च 1997, तीसरी पीढ़ी की मशीन। क्षेत्र स्थिर हो गया था और माइक ने बेपरवाह आत्मविश्वास में आकर पूरी तरह से उसमें कदम रख दिया। न कोई प्रकाश की चमक, न ही कोई हलचल, बस अलगाव की एक शांत, बेचैन कर देने वाली अनुभूति, जैसे दुनिया थोड़ी बाईं ओर खिसक गई हो और वह वहीं रुका रह गया हो। जब वह बाहर निकला तो सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, लेकिन कई घंटे बीत चुके थे। मशीन ज्यादा गर्म हो गई थी और उसमें आग लग गई थी। माइक बच गया, लेकिन जब उसने लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो कुछ बहुत ही गंभीर और मौलिक रूप से गलत था। दोस्तों ने उसका चेहरा तो पहचान लिया, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा था। उसके मकान मालिक को याद था कि उसने किसी को किराए पर मकान दिया था, लेकिन विवरण याद नहीं था। फोन करने पर डिस्कनेक्टेड नंबर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो माइक का अस्तित्व ही दूसरों की यादों से मिट गया हो। माइक ने कहा, मैं गायब नहीं हुआ, मैं ढूंढना मुश्किल हो गया, मुझे याद रखना मुश्किल हो गया, जैसे मेरा दिमाग मुझे पूरी तरह से याद नहीं रख पा रहा हो। और हर बार जब मैंने खुद पर इस मशीन का परीक्षण किया तो स्थिति और खराब होती गई। मैं धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल होता चला गया। सालों बीतते बीतते यह अलगाव और गहराता चला गया। नौकरियां टिकती नहीं थीं। सहकर्मी भूल जाते थे कि वह वहां काम करता था। वह बैंक खाता भी नहीं रख पाता था, क्योंकि क्लर्कों को याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने खाता खोला था। वह भटकता रहा। नकद वाली नौकरियां, अस्थायी कमरे, ऐसी जगहें जहां किसी को उसे याद रखने की जरूरत ना हो। और इस सब के दौरान वह शोध करता रहा, यह समझने की कोशिश करता रहा कि उसने क्या किया था। उसने जो खोजा वह उसकी आशंकाओं से भी कहीं ज्यादा भयानक था। मशीन समय को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इसने एक कहीं अधिक मूलभूत चीज को प्रभावित किया। धारणा, स्मृति और क्वांटम संभाव्यता अवस्थाएं जो यह निर्धारित करती हैं कि कोई व्यक्ति अन्य सचेत प्राणियों द्वारा देखा, पहचाना और याद किया जा सकता है या नहीं। हर व्यक्ति का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि दूसरे उसे याद रखते हैं। माइक ने कार्टर दंपत्ति से कहा, स्मृति वास्तविकता का निर्माण करती है और मैं अपनी याद रखने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आप मुझे अभी देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह नाजुक है और बिगड़ती जा रही है। कार्टर दंपत्ति ने स्वाभाविक प्रश्न पूछा, अब वापस क्यों आए? माइक ने कहा कि उसका समय खत्म हो रहा है। हर बार संपर्क में आने से इसका असर गहराता जा रहा था। वह कुछ घंटों से ज्यादा किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। जल्द ही वह पूरी तरह से भुला दिया गया, मौजूद होते हुए भी लोगों के ध्यान के बीच में विद्यमान, अदृश्य। उसने इस पल की योजना वर्षों पहले बनाई थी। उसने बक्सा छिपा दिया था और सही लोगों के मिलने का इंतजार किया था। ऐसे लोग जो उसके पूरी तरह से भुला दिए जाने से पहले सब कुछ दस्तावेज कर लें। जाने से पहले उसने कार्टर परिवार से 3 बातें पूछीं। डायरियों को एक निजी शोध संग्रह में भेज दें। जो लोग इस काम का अध्ययन करेंगे वे इसे बिना सोचे समझे दोहराएंगे नहीं। अटारी को बंद कर दो। कुछ उपकरण अभी भी चुंबकीय रूप से सक्रिय थे और फिर कभी उससे संपर्क करने की कोशिश न करें। वे सहमत हो गए। माइक ने उन्हें धन्यवाद दिया, खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर चला गया। विस्मृति, और यही वह हिस्सा है जो आपके साथ रहेगा। एंड्रयू और मेलानी दोनों ने एक ही अनुभव का वर्णन किया। जिस क्षण माइक सामने के दरवाजे से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में आया, उन्हें यह याद करने के लिए बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ा कि वह कैसा दिखता था।
उसका चेहरा उनके दिमाग में लगभग तुरंत ही धुंधलाने लगा, जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। चेहरे धुंधले पड़ रहे थे, विवरण गायब हो रहे थे। कुछ ही मिनटों में मेलानी ने एक नोटबुक उठाई और जो कुछ भी उसे याद था उसे लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि विवरण पहले ही गायब हो रहे थे। उसकी जैकेट का रंग गायब हो गया, उसके हाथों की आकृति गायब हो गई। एंड्रयू खुद को रसोई में खड़ा दीवार को घूरता हुआ माइक की आवाज को याद करने की कोशिश करता हुआ पाया। वह याद नहीं कर पा रहा था। 1 घंटे के भीतर वे अपनी ही लिखावट को किसी अजनबी के नोट्स की तरह पढ़ रहे थे। शब्द उन्हीं के थे। वे कलम, कागज, यहां तक कि पन्ने के कोने पर कॉफी का दाग भी पहचानते थे, लेकिन शब्दों के पीछे की याद धुंधली पड़ रही थी। पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, बल्कि खेत से छंटते कोहरे की तरह धीरे धीरे कम होती जा रही थी, मानो कुछ भी पीछे न छोड़ रही हो। 1 हफ्ते के भीतर उन्हें बातचीत को दोबारा समझने के लिए उन नोट्स को पढ़ना पड़ा। उस बातचीत की भावना, विस्मय, भय और माइक ने उन्हें जो कुछ बताया था उसका भार, सब कुछ अस्पष्ट और निराकार में घुलता जा रहा था। जैसे किसी ऐसे सपने से जागना जो महत्वपूर्ण तो था, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसका वर्णन न कर पाना। अब कई साल बाद वे कहते हैं कि वह मुलाकात उन्हें किसी और के साथ घटी घटना जैसी लगती है। एक ऐसी फिल्म जिसे उन्होंने देर रात देखा था, लेकिन उन्हें धुंधली सी याद है। वे जानते हैं कि यह सब सच था, क्योंकि डायरी मौजूद हैं, पोलरॉइड फोटो है, उनके अपने हाथ से लिखे नोट्स हैं, लेकिन माइक मार्कम के सामने बैठने, उनकी आवाज सुनने, उनका चेहरा देखने की जीवंत याद लगभग पूरी तरह से मिट गई है। यही है विस्मृति का रूप, किसी बुरी घटना को पूरी तरह से न भूलना, किसी की मौजूदगी का आपके दिमाग से धीरे धीरे चुपचाप मिट जाना, जबकि उनके अस्तित्व के सबूत ठीक आपके सामने मौजूद हों। अगर आप अभी भी यहां हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर कहानियां सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, वे आपको वह दिखाती हैं जो कभी संभव नहीं होना चाहिए था। माइक मार्कम का मामला हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसका टाइम मशीन से कोई लेना देना नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा सरल और भयावह है। क्या होता है जब वह चीज जो आपको दूसरों के लिए वास्तविक बनाती है, उनकी आपको समझने, आपको याद रखने, आपको अपने दिमाग में बसाने की क्षमता? माइक का जवाब है, आप गायब नहीं होते, आप मरते नहीं, बस आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। एक ऐसा चेहरा जिसे कोई ठीक से बयान नहीं कर सकता, एक ऐसा नाम जो जबान से फिसल जाता है, एक ऐसी मौजूदगी जो कमरे से निकलते ही गायब हो जाती है। हार्ड मांस का बना एक भूत एक ऐसी दुनिया को सता रहा है जिसने आपके अस्तित्व को ही नकार दिया है। कार्टर परिवार ने अपना वादा निभाया, डायरी भेज दी गई, अटारी को ताला लगा दिया गया। तब से कभी कभार कुछ अपुष्ट दृश्य दिखाई देते हैं। विश्वविद्यालय के भौतिकी विभागों में माइक के हुलिये से मिलता जुलता कोई व्यक्ति अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था। एक सम्मेलन में एक व्यक्ति ने अपना परिचय माइक मार्कम के रूप में दिया, लेकिन बाद में उसे कोई याद नहीं रख पाया। आश्रय स्थलों से एक ऐसे व्यक्ति की खबरें आईं जिसके पास तकनीकी ज्ञान तो बहुत था, लेकिन वह कभी इतनी देर तक नहीं रुका कि कोई उसका नाम जान सके। निशान, गूंज हर बार धुंधली होती जा रही है। हर गवाह को कम यकीन होता जा रहा है कि उसने किसी को देखा भी था या नहीं। एक ऐसे व्यक्ति की धुंधली होती पहचान जो धीरे धीरे विस्मृति में विलीन होती जा रही है। माइक मार्कम कहीं ना कहीं उस दुनिया में घूम रहा है जहां उसे मुश्किल से ही देखा जा सकता है। सांसें ले रहा है, हरकत में है, और आखिरी धागा टूटने और वास्तविकता की दरारों में हमेशा के लिए गिरने से पहले याद किए जाने की कोशिश कर रहा है। जिंदा, मौजूद
और पूरी तरह से भुला दिया गया। मशीन ने काम किया, बस उस तरह से नहीं जैसा किसी ने सोचा था, न ही जैसा अपेक्षित था, और कीमत मौत से भी बदतर थी। माइक मार्खम ने वास्तविकता को तोड़ने का रास्ता खोज लिया और वास्तविकता ने उसे तोड़ दिया।